3 का मेन जो पॉइंट्स हैं मैं वो बता देती हूँ। बुक 3 में जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, रेशियोज में जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली वो कहाँ आ रही है तुम्हें, कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये सब निकालना होता है। तो होता क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, और ये भी नेट सेल्स होती है। नेट सेल्स को हम RFO भी कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट परचेजेस मीन्स कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ये करके नेट परचेजेस आ गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में थे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजेस, यानी कि कैरेज हो और कैरेज इनवर्ड एक ही बात है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कैरेज, freight, they are treated as inwards, freight inwards, carriage inwards always. If specifically mentioned that carriage outward, freight outward, then these are not direct expenses. Okay, so this is your cost of goods sold and we get gross profit. Now if this is given, gross profit ratio is 20%. So this is 1/5 on sales, or we can say 20% on sales. Why so? Because gross profit ratio is gross profit upon RFO into 100. If it is said that gross profit is 20%, कुछ भी नहीं मेंशन, सिर्फ इतना सा लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो भी हम बाय डिफॉल्ट इसको ऑन सेल्स ही लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन सेल्स ही लेते हैं। ठीक है, अब हमें सेल्स लेकिन देनी हुई, अब क्या करें, दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे है, अगर प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है तो न्यूमरेटर को नीचे ऐड कर दो, इट इज 1/4 ऑन सेल्स। इफ इट इज 2/3 ऑन कॉस्ट, 2/5 ऑन सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ही शॉर्टकट ले सकते हो। नहीं दिमाग में आ रहा शॉर्टकट एकदम से, तो सिंपल सी बात है, तुमको अगर ये बोला हुआ है कि 20% ऑन सेल्स है, तो सेल्स ली 100, ग्रॉस प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट हो गया 80। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन के भी कोई चक्कर नहीं है, MCQs ही हैं, तो आपको बस सही आंसर पता होना चाहिए। आपको कैसे भी निकालना हो, कैसे निकाला इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो शॉर्टकट लो या नहीं लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम शॉर्टकट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे टाइम सेव हो जाता है। आ जाओ, ठीक है, तो इस तरह से ये हम लेते हैं। अब फिर हमारे पास आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, लाइटिंग हो गई, ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, फ्री सैंपल्स हो गए, ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो an operating expense. So this is all we called operating expenses. Operating cost अलग होती है, operating cost and operating expenses ये अलग चीजें हैं। operating cost क्या होती है, cost of goods sold plus operating expenses।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, तुम्हारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है प्लस जो तुम्हारी ऑपरेटिंग रेशो है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये रेशो हमेशा 100 के बराबर ही होगी। तो अगर तुम्हें MCQs में गिवन हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशो? 80%। ऑलवेज, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है एक्सेप्शनल केस इसमें, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि और कहाँ मेजर गलतियाँ होती हैं हमारी, और मेजर गलतियाँ होती हैं इंक्रीज डिक्रीज में। इंक्रीज डिक्रीज में हमारी गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम आलस फैलाते हैं भर भर के। हम ये सोचते हैं कि हम शॉर्टकट लें दिमाग में ही, मत करो दिमाग में। अच्छी बात होती है दिमाग में कैलकुलेशन करना, लेकिन जब हमें पता है कि हम उसमें गड़बड़ कर रहे हैं तो हमेशा लिख के कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर सही आए। मान लो तुम्हारी करंट रेशो है, एक है 3:1 और यहाँ पे करंट रेशो है 0.6:1, ठीक है। अब हमें बोला गया कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब कुछ भी फिगर एज्यूम कर लो, मान लो इसमें हमने एज्यूम कर ली 30/10, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 3/1000 भी कर सकते हैं, हम लैक्स में भी कर सकते हैं, हमें इजी लेना है तो 30,000/10,000। अब क्रेडिटर्स को कैश पे किया, मान लो 5,000 किया, यहाँ भी 5,000 किया, यहाँ भी 5,000 किया, तो 25/5 5:1 रेशो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा 6,000/10,000, अब यहाँ पे भी हमने 2,000 किया और यहाँ पे भी 2,000 किया, तो कितनी हो गई? 4,000/8,000। यहाँ क्या हो रही है रेशो? 0.8:1 ही रह गई, 5:1। डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे रेशो इंप्रूव हुई है, यहाँ पे रेशो डिक्लाइन हुई है। और हम गलती क्या कर जाते हैं, हम इतने क्वेश्चंस करके इस चीज़ को रट लेते हैं। हम ये रट लेते हैं कि जब भी दोनों तरफ माइनस होगा ना तो इम्प्रूव ही होगा, और उस चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। कितना सा टाइम लगा हम इतना सा लिख के करने में, लेकिन हमारा पूरे 5 मार्क्स सिक्योर हो गए ना, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरह से रेशियोज के क्वेश्चन को डील करना है। अब एक बार ओवरऑल पेपर को कैसे डील करना है मैं वो बता देती हूँ। ओवरऑल पेपर जो तुम्हें CUT के MCQ बेस्ड पेपर है, उस पेपर को तुम्हें 3 लेवल ऑफ स्कैनिंग करनी है। 3 लेवल ऑफ स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ? आपकी फर्स्ट स्कैनिंग स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में हो जानी चाहिए। टोटल आपके पास 60 मिनट्स हैं, आपकी फर्स्ट स्कैनिंग स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स में हो जानी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू आर 100% श्योर। आपने मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा और आपने फर्स्ट स्कैनिंग कंप्लीट कर दी। दिस इज लेवल 1। नाउ इसमें आपका जितना भी पेपर होता है 40% होता है, 50% होता है, 60 होता है, 80 होता है, व्हाटसोएवर जितना हो गया पहले ये 10 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। अब आते हैं सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल ऑफ स्कैनिंग आप आराम से 20 मिनट लो। 20 मिनट में आपको ये पता है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, बस आपको उसमें कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सोचना है। आप ब्लैंक नहीं हो तो वो ब्लैंक नहीं हो, वो आपने सेकेंड लेवल ऑफ स्कैनिंग में कर दिया। अब आपके 30-35 मिनट्स चले गए, आपके 2 लेवल कंप्लीट हो चुके। अब बचता है लास्ट वो लेवल जिनके लिए या तो आप बिल्कुल क्लूलेस हो या आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालना है। अब उन क्वेश्चंस पर आओ और उन पे तसल्ली से 10 मिनट दो ये देने में कि आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो क्या, ठीक है। अब बचे आखिर के 10 मिनट जो बहुत एग्जाइटी वाले होते हैं। अब उसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं उसमें हमें गेस वर्क करना है। देखो गेस वर्क का कोई साइंटिफिक वे नहीं होता। एक जो हम थोड़ा सा
अनसाइंटिफिक वे निकाल लेते हैं, वो ये निकाल लेते हैं कि जो मैक्सिमम ऑप्शंस आ रही हैं वही आंसर लगा दो, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हम वो भी ब्लाइंडली नहीं कर सकते। तो बस आपको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, और जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं उनमें क्या वो ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही हो सकती है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी भी लग रही है तो कर दो, और लग रहा है नहीं ये तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है मुझे, मतलब या तो ये लग रहा है कि हो ही नहीं सकती, या ये लग रहा है कि मैं तो क्लूलेस हूँ, तो छोड़ दो। फिर छोड़ना बेटर है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये तो हो गए 3 लेवल्स। अब इन 3 लेवल्स के बाद आपको जो एक और ट्रिक लेनी है वो लेनी है एलिमिनेशन मेथड, केबीसी का डिलीट द ऑप्शन। 4 में से 2 ऑप्शन डिलीट कर दो, बेस्ट होता है। 4 में से आपको अगर आपको सही ऑप्शन नहीं पता तो आपको ये पता अगर है कि ये तो नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड ले लो। एलिमिनेशन में जो नहीं है उनको हटा दिया और फिर जो हैं उनमें से देख लिया कि क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल भी साथ वाले से पूछने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस भी जम्बल्ड होती हैं और क्वेश्चन नंबर भी जम्बल्ड होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन वही हो, तुमने कहा ये वाला क्वेश्चन तेरा यही है, हाँ यही है, वैसे तो बात करनी अलाउड नहीं होती, फिर भी कुछ होते हैं धुरंधर बच्चे जो कर लेते हैं। तो ये अच्छा तेरा ए हो सकता है तुम्हारी ए ऑप्शन 5000 और उसकी बी ऑप्शन 5000 हो, तो ऐसी गलतियां मत करना। अब इतनी फुर्सत तो नहीं होगी, इतनी फुर्सत तो नहीं होगी कि तुम ऑप्शंस भी टैली करने बैठ जाओ कि अच्छा ए कौन सा है बी कौन सा। इतना तो बेटा वहाँ पे हालात ही नहीं होते कि आप बात कर पाओ, इसलिए डिपेंड करता है स्ट्रेंटर के साइज पर। कोई साइज ऐसा होता है कि 40 ही होते हैं, तो किसी में 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। हाँ 200 300 400 हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेंटर पे डिपेंड करता है सारा कि आपका सेंटर का साइज क्या है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है ना, ठीक है। उसमें ध्यान से देखना, मार्क फॉर रिव्यू भी आता है कि आपको बाद में देखने हैं ये, मतलब कोई ऐसे आते हैं कि उसमें मार्क फॉर रिव्यू, तो मार्क फॉर रिव्यू को मार्क करके रखने से बाद में देखना है, बजाय इसके कि अभी ये मार्क कर देता हूँ ये, वरना एक ये गलती बड़ी करते हैं कि अच्छा अभी तो ये ए मार्क कर देते हैं दोबारा देख लेंगे, फिर भूल जाते हैं मैंने किस में ऐसा सोचा था। तो जो ऐसे क्वेश्चन हो ना जिनमें तुम्हें डाउटफुल हो उनको मार्क फॉर रिव्यू डाल देना और फिर बाद में उनमें देख के करना। तुक्के ब्लाइंड वाले मत मार कर आना, पता लगे तुम्हारे सही मार्क्स भी लूज हो जाएं, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं रेशियोज में। तुम्हें यहाँ पे दिक्कत थी, अब इसके क्वेश्चंस ले लें। नोट डाउन तो कुछ करना नहीं है इसमें से, करना है करो। 39 इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 120 एट द एंड 2 लाख, तो एवरेज इन्वेंट्री तो निकल ही जाएगी। 120 बिगिनिंग की है, एंड की 2 लाख है, 320 अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 है, तो COGS कितना आ गया 8 × 160। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास COGS आ गया 12,80,000, ठीक है। आगे क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25% अबव कॉस्ट, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 12,80,000, तो 4 से डिवाइड कर दिया 320। हमसे मांगा है ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यही मांगा था ना 320। अब देखो नेक्स्ट कैश फ्लो में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक तो कैश फ्लो में क्वेश्चन आता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो बहुत बेसिक सी बात है कौन सा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो। जहाँ पे कैश आ रहा है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो इनफ्लो है, कौन सा जा रहा है वो आउटफ्लो है, ठीक है। एक तो इनफ्लो आउटफ्लो की समस्या तो यहीं ख़त्म हो जाती है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश नहीं इन्वॉल्व हो रहा उसमें नो फ्लो होगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में कहानी चल रही है वहाँ पे नो फ्लो होगा। जैसे कि मार्केट सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सोल्ड, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक,
ये सारी वो ट्रांजेक्शन्स है जहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे नो फ्लो होगा। अब इशू शेयर्स या इशू डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ पे भी नो फ्लो होगा। इशू बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये भी नो फ्लो होगा। तो कहीं भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जहाँ हो रही हैं जहाँ पर कि आपका कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वहाँ पे नो फ्लो होगा, ठीक है ना। पेड क्रेडिटर्स थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स, नो फ्लो, ये सब नो फ्लो रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि एडजस्टमेंट्स में दिक्कत, हाँ इसके बाद फिर आता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, देखना बंद कर दो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि असेट से रिलेट कर रही है वो इन्वेस्टिंग है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेट कर रही है वो फाइनेंसिंग है। और बाकी जो भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट कर रही हैं, जो ट्रेडिंग P&L की आइटम्स हैं, वो सारी ऑपरेटिंग है, ठीक है। ये बिल्कुल मोटा मोटा तरीका है समझने का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया और इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब आई एक तो डिविडेंड वाली प्रॉब्लम बता देती हूँ। डिविडेंड में सबसे बड़ी गलती करते हैं। डिविडेंड में क्या गलती होती है, देखो अगर तो डिविडेंड बैलेंस शीट में गिवन है, जो कि बहुत ही रेयर है, रेयर टू रेयरेस्ट है ये, कि बैलेंस शीट में गिवन होगा प्रपोज डिविडेंड। चलो मान लेते हैं प्रपोज डिविडेंड, तो जो करंट ईयर का होगा वो नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा अगर बैलेंस शीट में गिवन है, और प्रीवियस ईयर का जो होगा फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर बैलेंस शीट में गिवन है, जो कि चांसेस बहुत कम है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, कैश डिविडेंड, ये हमेशा ही एडजस्टमेंट में गिवन होता है, तो ये नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाता है और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड इज विच इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड पेड इमीडिएटली। फिर हमारा आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में जो करंट ईयर का गिवन होगा उसे इग्नोर करना है, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का होगा उसको नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन अगर हमें करंट ईयर का दिया है, ये तो इग्नोर ही होना है, प्रीवियस ईयर का भी दिया और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का भी दिया है, दो दिए हैं, तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर का है वो नेट प्रॉफिट में प्लस होगा और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि चाहे डिविडेंड हो और चाहे डिबेंचर इंटरेस्ट हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ये जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होती है वो कौन सी वैल्यू पे होती हैं, करंट ईयर पे होती हैं या प्रीवियस ईयर पे होती हैं, ठीक है। हाँ, हमेशा हमें ये देखना है कि हमारी डेट ऑफ इशू या रिडेम्पशन क्या है। जो बैलेंस हमने पूरे साल मेंटेन किया है, बैलेंस मेंटेन्ड फॉर होल ईयर, हमें उस पे करनी है, ठीक है। अब हमें डेट अगर दिया हुआ है कि बिगनिंग का है, अगर हमने बिगनिंग का लिया है, तो अगर बिगनिंग में हमने इशू या रिडेम्पशन किया है, तो यानी कि क्लोजिंग बैलेंस पे फोकस करना है। अगर हमने इशू या रिडेम्पशन एंड में किया है तो ओपनिंग बैलेंस पे करना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर किया है तो जितने जितने मंथ्स का रेशो रहा है उस मंथ के हिसाब से कर देना है। अगर कुछ भी नहीं गिवन, नथिंग इज मेंशन्ड, तो हमेशा ये ही लेके चलना है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इस पे करेंगे, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो उस केस में हम हमेशा एंड पे लेके करेंगे, ठीक है। अब असेट्स की बारी आती है, टैक्स कर लेते हैं चलो पहले। प्रोविजन फॉर टैक्स,
अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है तो बैलेंस शीट में जो करंट ईयर का है वो नेट प्रॉफिट में प्लस, जो प्रीवियस ईयर का है वो ऑपरेटिंग के एंड में जाके माइनस। ठीक है, इन ऑल द एस्पेक्ट्स रिफंड इज ऑलवेज डिडक्टेड। फ्रॉम बोथ द अमाउंट्स, दोनों अमाउंट्स में से रिफंड हमेशा माइनस ही होता है। इफ एडजस्टमेंट इज गिवन then provision for tax account is prepared. This is opening balance, this is closing balance, when tax is paid bank account is credited and provision for tax, so to bank this is the amount of tax paid, this is the amount of provision made. Either of these two figures are given to you and one will be the balancing figure. So provision made is always added to net profit, tax paid is subtracted in operating. ठीक है, इसके अलावा जो एक और मेजर एडजस्टमेंट्स है वो होती हैं असेट्स की। असेट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट में गिवन है, हाँ टैक्स वाले में अगर हमें ये तब बनाते हैं ना जब हमें एडजस्टमेंट गिवन हो, और अगर सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन हो बैलेंस शीट में ना हो तब मतलब ऐसा कैसे होगा? नहीं, मतलब उसने हमें ये बोल दिया कि जो टैक्स प्रोविजन है वो 70,000 है। अच्छा, तो अगर सिर्फ एडजस्टमेंट है, एक ही लाइन है, तो फिर उसी को हम बैलेंस शीट में वो लेके करंट ईयर में ऐड भी कर देंगे, प्रीवियस और माइनस भी कर देंगे। अगर वैसे ऐसा होगा नहीं, बट अगर है तो असेट्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं? अगर तो इंक्रीज हो रही हैं तो परचेजेस ले लो और इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो। अगर डिक्रीज हो रही हैं, स्मॉल अमाउंट से हो रही है, स्मॉल अमाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो स्मॉल अमाउंट 5, 10, 15, 20% तक हो सकता है। ठीक है, आपको मेंशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि यहाँ तो ये भी केस नहीं है ना कि सब्जेक्टिव पेपर है, पेन पेपर वाला आप अपनी असम्पशन लिख दो, तो क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होगा, इतनी कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कंफ्यूजन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास अपने आंसर की में सब आंसर्स रहते हैं। ठीक है, वैसे ये प्रॉब्लम तुम्हें अब नहीं आएगी, 99.99% नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको पता ही रखा होगा कि वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेप्रिसिएशन लेना है या सेल लेना है। बस ध्यान क्या रखना है, जो ट्रिकी पॉइंट है कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है, तो बस ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन अगर ले रहे हैं तो लैंड के केस में नहीं लेना। ये तब जब हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। ये नोट डाउन कर लो, फिर बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर असेट्स के लिए एडजस्टमेंट्स गिवन है तो हमें दो तरह से देखनी है। कैसे? अगर तो तुम्हें कोई भी फिक्स असेट अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंसेस दिए हुए हैं और वो एट कॉस्ट दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एट कॉस्ट दिया हुआ है? क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा होगा। अगर accumulated depreciation account is given, it means the asset account is given at cost, और then we need to prepare these two ledgers। अगर दोनों balances given है तो ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाएगा टू बैलेंस BD, टू बैंक या इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स या वेंडर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारी परचेजेस की आ गई। अब हमें सिर्फ बैंक वाली परचेजेस ही है जो कैश फ्लो में लेनी होती है, बाकी सब हमें नहीं लेनी होती। मतलब अगर हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू कर दिए या हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमने वेंडर लिख दिया, सप्लायर लिख दिया, तो वी डोंट कंसिडर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओनली कैश पेड फॉर परचेजेस इज कंसिडर्ड, आउटफ्लो हो जाएगा ये।
फिर बाय बैंक, जो भी हमारी सेल होगी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये होगा डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन असेट सोल्ड, जो भी असेट हम सोल्ड कर रहे हैं उस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन असेट सोल्ड। बैंक अकाउंट सेल, अगर यहाँ पे हमें किसी तरह से लिख दिया कि हमने सेल क्रेडिट पे किया है, तो ध्यान रखना उस सेल का अमाउंट इनफ्लो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। और फिर अगर ये सेल लॉस पे हुई है तो लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट पे हुआ है तो गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस होता है, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और ये आइटम कहीं कुछ नहीं आता। और फिर इधर आ गया बाय बैलेंस CD। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। ये जो यहाँ क्रेडिट में है यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू फिक्स एसेट अकाउंट, और जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको लेजर बना के ही पता लगता है कि आपको कौन सी फिगर बैलेंसिंग है। हो सकता है आपको ये गिवन हो और ये बैलेंसिंग आ जाए, ये बैलेंसिंग आएगी तो यहाँ वैल्यू आएगी, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप लेजर नहीं बनाओगे आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज बुक वैल्यू। फिर इफ सेल प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू तो वो प्रॉफिट है, और अगर सेल लेस देन बुक वैल्यू से है तो वो लॉस है, ठीक है, समझे। बट अगर तुम्हें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ असेट गिवन है, तो उस केस में हम सिर्फ फिक्स असेट अकाउंट बनाएंगे। ये नेट पे बनता है या इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। इस केस में क्या होगा, ये डेबिट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बैलेंस BD बैंक ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। बस क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, सेल आई, लॉस ऑन सेल आया, ये वाली फिगर नहीं आएगी, बस सीधा ये डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर और बाय बैलेंस CD। तो एक ही अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। इफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकलता है, बट इफ accumulated depreciation account is not given, in that case depreciation charge during the year fixed account से ही आ जाता है। सिर्फ एक ही फिगर की रिप्लेसमेंट हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में या तो क्वेश्चंस डाउट्स के लेकर आओगे, ठीक है, एक साथ कि ये क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें डाउट्स हैं, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है, thank you।